हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुणे सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स पार्ट नंबर 22, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके पहले जितने भी आपने वीडियोस देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मिल जाएंगे। और बिना देरी किए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब तक के पार्ट्स आप लोग आई होप देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं आई बटन पे क्लिक कर लो, पूरे पूरे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। और आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। किससे डिनोट करते हैं, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, और आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या एप्लीकेशंस हैं। यानी हर एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, एरिया। लेकिन इसके आगे एक शब्द और जुड़ेगा, लेकिन आपको इसके पहले बताना पड़ेगा कि एरिया क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, क्या दिक्कत है। तो व्हाट इज एरिया? एरिया कैन बी डिफाइंड एज कि जितना इसने एक प्लेन पर कितना स्पेस कवर कर रखा है, एक प्लेन पे 2D 3D नहीं, 2D प्लेन पे जितना स्पेस उसने कवर कर रखा है उसको मैं बोलता हूं एरिया। एरिया एक प्लेन का ही है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड, यानी एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अगर एक रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये होता है बेस इंटू, अरे बेस इंटू नहीं होता है, वो तो उसका होता है, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम का। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। तो ऐसे सारे एरिया की बात करें तो हम एरिया को डिफाइन करें तो एरिया इज नथिंग बट कि प्लेन पर कितना स्पेस किसी चीज ने, किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी शेप ने, किसी ने भी स्पेस कवर कर रखा है। लेकिन अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमें एक चीज और पढ़ना पड़ती है, जिसका नाम है एरिया नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर। अब आप बोलोगे सर एरिया और एरिया वेक्टर में क्या अंतर है? अरे वो इसीलिए तो हम आए हैं पढ़ाने के लिए। एरिया वेक्टर को ए वेक्टर से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एरिया वेक्टर। अगर आपसे बोला गया कि ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए, मान लो ना भाई, डर क्यों रहे हो? अबे है स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए। क्या होता है एरिया? सर एरिया होता है कि ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एरिया वेक्टर क्या बोलेंगे भाई? अगर इसका नामकरण करें, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम दे दें, इसका नाम ABCD, और ये एक क्या बोलते हैं, प्लेन पर है। क्या है? एक प्लेन पर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब आप बोलोगे सर कौन सी एक्स? अरे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इधर माइनस जेड, अंदर की तरफ माइनस जेड, इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब ये कैसे प्लेन पे, कौन से प्लेन पे? हमने कहा कि भाई ये एक्स वाई प्लेन पर है। तो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर AB और BC का, AB का और BC का, AB और BC का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? एरिया वेक्टर। फिर से समझो, एरिया जो होता है वो क्या होता है? कितना स्पेस कवर किया है एक प्लेन पर। एरिया वेक्टर होता है उसकी कोई दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी आती है। और आपको पता ही है कि अगर मैं किसी दो वेक्टर्स का, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे को आंसर क्या मिलता है? ऑब्वियसली हमेशा क्या मिलता है? एक वेक्टर। दो क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज अ वेक्टर, ऑलवेज अ वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मैं कहूं कि एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? वो एक वेक्टर होगा। क्या होगा? वेक्टर।
अब ये वेक्टर जो आंसर आता है, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, इसका जो डायरेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर, जो रिजल्टेंट आएगा इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये कैसा है, ऐसा, ये कैसा है, ऐसा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ, यानी ये ऐसा बाहर। अगर ये प्लेन पे ऐसा बना है, अगर मैंने कह दिया भाई कि ये ऐसा बना है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। अच्छा, अगर मैंने कह दिया कि ये ऐसा बना है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा। यानी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर का फॉर्मूला देखो ना यार भाई, ए बी क्रॉस बी सी, तो ए इंटू ए साइन थीटा, साइन 91 तो ए इंटू ए स्क्वायर। भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जो इसका रिजल्ट आएगा, एरिया वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर होता, बस इतना याद रखना। अब मैंने कह दिया भाई कि ये हमने एक प्लेन पर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, ऐसा। एरिया कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होगा प्लेन पर, जितना स्पेस उसने प्लेन पर कवर किया। क्लियर? व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज नथिंग बट दी टू साइड्स का क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज कॉल्ड एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन विल बी, आपको पता ही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, विच विल बी, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर, बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा रे। अच्छा, ये तो हो गया क्या भाई, 2D। अब बात करते हैं 3D की। 3D, अच्छा हाँ, एक चीज और, एक बच्चों से पूछते हैं भाई, एक बच्चे क्वेश्चन, भाई सर ये बाहर हो गया तो क्या अंदर नहीं हो सकता था? हाँ 100%। तो 2D में दोनों डायरेक्शन में काम करता है एरिया वेक्टर। दोनों पॉजिटिव लेंगे, ऐसा मत करना कि इसको नेगेटिव ले लिया, दोनों पॉजिटिव लेंगे। जिस डायरेक्शन को आप ले रहे हो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ऐसे टेंशन मत लेना, ठीक है। हम ऑलवेज इन द डायरेक्शन लेंगे। अभी देखो बताएंगे हमें आपको, जब ये फ्लक्स पढ़ाएंगे ना तो हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे 2D में, ये हम बता देंगे आपको, ठीक है। ऐसे डरना नहीं। अब बात करते हैं 3D में, इसमें स्पेशली ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक, मैं क्वेश्चन भी दे सकता हूं आपको, कोई डरने वाली बात नहीं है, कि भाई ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, बहुत खूबसूरत क्यूब है, बहुत शानदार क्यूब है। अब इस क्यूब में एरिया वेक्टर कैसा आएगा, बताओ जल्दी बताओ। एरिया वेक्टर, सर ये इससे बाहर भी जा सकता है और इससे अंदर भी आ सकता है। हाँ 100%। भाई इस वाले फेस में बाहर जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, इस वाले फेस में बाहर भी आ सकता है, अंदर वाले में है, और ये बाहर वाले में इधर, और उस साइड भी, और पीछे वाले में पीछे। कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस। तो 6 फेस में अंदर बाहर दोनों तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिब्बी है, इसमें एक तो ये बाहर की तरफ भी जाएगा और इसी प्लेन पर पीछे की तरफ, इस प्लेन पे आगे की तरफ, इस पे पीछे, इस प्लेन पे आगे की तरफ पीछे। तो ऐसे तो 6 फेस होते हैं सर, लेकिन ध्यान रखना 3D में ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड एरिया वेक्टर। व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, समझ में आया? ठीक है, बस यही है हमारा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर समझने का मतलब क्या था, फ्लक्स। हाँ अभी बताएंगे हम आपको फ्लक्स, ठीक है, इतना मिटा दें, बहुत बढ़िया। एरिया वेक्टर आपको आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन है फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई आपको यह पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नंबर लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जैसे आपने मैग्नेट में 10th क्लास में बनाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब आपने पढ़ा था, तो आपने वो आयरन की फिलिंग्स डाली थी, वो अपने आप अरेंज हो जाती थी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी फील्ड लाइंस होती हैं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब उनने बोल दिया भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो उन्होंने कहा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी एरिया के अंदर से अगर पास हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक
स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, number of field lines passing through area is called flux, is called electric flux। अब जब भी flux बोलूंगा तो electric flux, क्योंकि magnetic flux भी होता है, is called flux which is represented by phi। और एक बात ध्यान रखना, it is a scalar quantity। क्या होता है, it is a scalar quantity, electric flux it is a scalar quantity। अब मैंने बोल दिया भाई कितनी लाइंस पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर इतनी, तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, 3, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने कह दिया भैया अब कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइंस पास हो रही हैं, तो 6 फ्लक्स हो गया। तो जो फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आई वो अभी डेफिनेशन ऐसा नहीं है, ये नहीं है फ्लक्स की डेफिनेशन, अभी बताएंगे हम आपको फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लक्स की डेफिनेशन जब समझ में आई हमको, तो हमको ये लगा कि भाई जो फ्लक्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो समझ में आएगा आपको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। हाँ, तो भाई फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और एक चीज और समझ में आई पुनीत सर को कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब आप बोलोगे सर कैसे, बताते। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, ठीक है, ये सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और मैंने कह दिया कि भाई ये एरिया है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया से तो परपेंडिकुलरली जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कितनी जा रही हैं, 1 और 2, है ना, 1 और 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं। अगर मैंने एरिया को बढ़ा दिया, सपोज मैंने एरिया ऐसा कर दिया, तो अब कितना फ्लक्स निकल रहा है, अब फ्लक्स निकल रहा है सर 1 2 3 4 हो गई सर। इसका मतलब जब एरिया बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ा, बस दोनों को कंबाइन कर दो, एक्सक्यूज मी, दोनों कंबाइन कर दो, विल बी इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज फाई फ्लक्स जो प्रोपोर्शनल है, के की वैल्यू 1 होती है इन एयर, तो हमने कह दिया ई डॉट ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई कर दिया तो डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा, और एरिया से परपेंडिकुलर। दो चीजें आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो और एरिया वेक्टर देखो, दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी पैरेलल, और जो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर के साथ और एरिया से परपेंडिकुलर। तो ये जो ई डॉट ए का जो वैल्यू आता है, वो फ्लक्स की वैल्यू जो आती है वो आती है ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, theta is the angle between E and A। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो समझाते हैं इसको, एक सेकेंड, जब तक आप लिख लो, इंक निकाल लें। ओके, नया मार्कर आ गया है, दूसरा मार्कर ही चेंज कर लिया, इंक विंक छोड़ो। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करें सर, अरे बता रहे हैं ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो हमारा एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास, आहा सर मार्कर नया हो गया, आहा गुड गुड गुड। अब मान लीजिए एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एंगल कितना है, थीटा। एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो भाई मैंने क्या बताया था कि जो ई और ए होगा, ई वो जो एरिया वेक्टर के साथ है, ई वो जो एरिया वेक्टर के साथ है यानी पैरेलल, और एरिया के परपेंडिकुलर। तो भाई एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा, और ये जो होगा वो होगा ई साइन थीटा।
अब आप खुद समझ सकते हो कि ई साइन थीटा कभी भी इस प्लेन से पास नहीं हो पाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या होंगे? ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट जो होंगे वो क्या करेंगे? पूरी पूरी लाइन क्या करेंगे? क्रॉस कर। अब देखो कैसे कैसे मैं बताता हूं भाई। फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। ई कितना सर? ये वाला ई है ई साइन थीटा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई साइन थीटा इंटू ए, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों के बीच के देखो, ए का और ई साइन थीटा के बीच का एंगल कितना है? 90। और कॉस साइन 90 कितना, कॉस 90 कितना होता है? जीरो। कॉस 90 जीरो, यानी फ्लक्स कितना पास होगा? जीरो। तो नेट फ्लक्स कहां से पास होगा? बस यही वाला होगा। वो कितना होगा सर? वो होगा ई कॉस थीटा इधर और ए भी इधर, यानी फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा ए कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होगा? 1। यानी हमारा जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? ई ए कॉस थीटा। और एक्चुअली मैं बता दूंगा आपको, ई एंड ए और थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, इतना समझ। नेट फ्लक्स कितना होगा भाई? इसके कारण तो हो गया जीरो। और हमें पता है कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में हमें कुछ इंटीग्रेट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो क्या हुआ? डायरेक्ट प्लस करना है। अरे सर करेंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी सब करेंगे सर, है ना? ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, 3D के लिए देख लेते हैं अब। 3D के लिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना फ्लक्स। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या बताया 3D के लिए? 3D के लिए क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। अब देखो क्या होगा। चलो, अब हमारे पास मान लीजिए कि एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब। सर कैसा क्यूब बनाया आपने? अरे बना दिया बच्चों, टेंशन क्यों ले रहे हो? पूरा क्यूब बना देंगे हम। ठीक है, ऐसे डरना नहीं। ओके। अरे बहुत ही खराब बन गया रे। फिर से बना देते, फिर से बना। अरे डरो मत, फिर से बना। देखो, अब सही बनेगा सर। ये हमारा पुराना मेथड है क्यूब बनाने का। ठीक है, डरो मत। ठीक है, अब ये क्यूब है और इस क्यूब की खासियत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास हो रही हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गया ई। नेट फ्लक्स कितना होगा भाई? हमें पता है कि इसका जो फ्लक्स होता है वो इसके 6 फेस होंगे। तो फ्लक्स टोटल 6 फेसेस से निकलना चाहिए। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं और जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं। और 3D के अंदर जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा लेता है? आउटवर्ड। तो भाई इसका जो होगा वो कितना होगा? आउटवर्ड। अब यहां कितने फेस? तो एक बाहर वाला, एक पीछे वाला, एक साइड वाला, एक नीचे वाला, 4th, ये 5th और ये ऊपर वाला 6th। बस हमें पूरा फ्लक्स निकालना है। तो देखो भाई इसका एरिया कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर। सबकी साइड कितनी है? ए। लेंथ ब्रेथ हाइट सब ऐसे में। तो नेट फ्लक्स नेट निकालना है। तो भाई पहले फेज से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स और ई जाती हुई ऐसे, तो कितना ई का डायरेक्शन, बाहर का डायरेक्शन क्या? तो ई इंटू ए स्क्वायर कॉस 90। तो पहले वाले से जो फ्लक्स नेट निकला वो कितना निकला? कितना फ्लक्स निकला सर? पहले वाले फेज से तो निकल गया सर 0 फ्लक्स। क्यों? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो पहले वाले से ये बाहर एरिया वेक्टर और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। ठीक है सर। सेकंड वाले में पीछे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई फ्लक्स 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस अगेन 90। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा सर? 0। ठीक है सर। जो फ्लक्स 2 होगा मतलब फेज से कितना फ्लक्स 2 निकल रहा है, सेकेंड फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है। थर्ड वाले में इधर आ जाओ, तो थर्ड वाला इधर ही देख लेते हैं। तो फ्लक्स 3, थर्ड फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, एरिया कितना है? ए स्क्वायर। अब कॉस की वैल्यू, तो भाई एरिया वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, यानी कॉस 180। और कॉस 180 कितना होता है सर? कॉस 180 होगा 0। अरे भैया तुम लोग को याद ही नहीं है, -1 होता है। ठीक है,
फ्लक्स 3 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ EA²। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। तो फ्लक्स फ्रॉम फोर्थ कौन सा है, ये वाला नीचे की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ ही रहेंगे, तो ये हो गया नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। तो भाई दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90, तो जीरो कर दिया, डायरेक्ट जीरो कर दूं। 4 फिफ्थ कितनी बात करें, फिफ्थ की, तो भाई एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल जीरो, यानी EA² cos 0 होता है 1, यानी आएगा EA², फ्लक्स फ्रॉम 5। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ की। तो भाई सिक्स्थ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और फ्लक्स एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री की बात करें तो फ्लक्स 6 यानी फ्लक्स फ्रॉम 6 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। अब देखा जाए तो टोटल फ्लक्स इस पर्टिकुलर 3D सरफेस से कितना निकल रहा है, तो भाई फ्लक्स नेट निकालने के लिए स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट प्लस कर दो, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5, फ्लक्स 6, सबको प्लस कर देते हैं। पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में माइनस ऑफ E², तो 0 प्लस 0 माइनस EA² प्लस 0 प्लस 0 प्लस, सॉरी 5 में कितना निकला, 5 में निकला EA², 5 में निकला EA² प्लस 0, EA² से EA² कैंसिल, बचा कितना, नेट फ्लक्स कितना निकल गया, ओहो 0। अरे 0 निकला ना नेट फ्लक्स, यहां से बाहर यहां से अंदर, सारे देखो ना, ये सारे इधर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो भाई ये भी एक दूसरे को काट देंगे, तो नेट फ्लक्स निकला 0, बस इतना ही था 3D में से। ठीक है, अब एक जो सवाल आता है वो थोड़ा सा दिमाग हिला देगा, एक जो सवाल आएगा वो थोड़ा सा आपका दिमाग हिला देगा, और ये अगले लेक्चर की कहानी की शुरुआत कहेगा, देखना मजा आ जाएगा तुमको, मजा आ जाएगा। सबसे पहले 2 बातें याद रखनी है, क्या याद रखनी है बता देते हैं, ऐसे डरो मत, अरे हलवा थोड़ी, अरे ठीक डरो मत। देखो ये जो है वो स्फीयर है, और आपको एक चीज बता दें कि जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। पहले एक बात ध्यान रखो, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं धीरे धीरे क्या बताने वाला हूं। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। अब बस यही एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पर, इस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज बैठा है जिसका नाम है Q, एक चार्ज बैठा है जिसका नाम है Q। ठीक, इसके सेंटर पर एक चार्ज बैठा है Q, और वो बोल रहा है भैया कि इस ऑब्वियसली इस चार्ज Q प्लस Q चार्ज से कुछ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या निकलेंगी बाहर। तो बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना नेट फ्लक्स निकलेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। भाई इस चार्ज Q से मेरे को नहीं पता कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी, तो भाई यहां से इसका जो रेडियस है वो कितना है R, यहां से इसका रेडियस कितना है R, यहां से इसका रेडियस कितना है R, यहां से, अरे सब जगह से रेडियस R ही तो रहेगा। तो भाई मैंने कहा कि भाई सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो बाहर की तरफ ऐसे निकल रही होंगी, कितने एरिया को छिल रही होंगी भाई, यहां से भी निकल रही होंगी तो इतने एरिया को छिल रही होंगी, यहां से भी एरिया निकल रहा होगा, यहां से भी मतलब पूरी स्फीयर का एरिया प्लस करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। अब देखो मजा, देखो मजा आ जाएगा। तुमको तो पता ही है Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही पता है, E.A cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। भाई इतना ही तो पता है। चलो निकालते हैं कि स्फीयर के अंदर एक चार्ज बैठा हुआ है Q, ये प्लस Q चार्ज बैठा हुआ है यहां पर। अब भाई ऑब्वियसली यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, बहुत बढ़िया। और यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ई बाहर की तरफ। अब मुझे टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है ये बताना है। तो टोटल फ्लक्स बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया काटा, छोटा सा एकदम छोटा सा एलिमेंटल एरिया काटा, और उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑब्वियसली होगा DA बाहर की तरफ। और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी सर, इसी पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होगी ना, KQ/R²। ठीक है, इतनी होगी। अब क्या करें भाई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है भाई, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी, ये बाहर,
यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी, ये बाहर निकला ये, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही निकलेगा, जिसका दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। बस यहां से छोटा सा फ्लक्स निकला जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए कॉस 0। अब देखो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो बाहर की तरफ भी निकलेगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, 0 डिग्री। तो बस cos 0 की वैल्यू निकालना और इसमें लौटा देंगे हम इंटीग्रेशन। अब देखो भाई 0 से फाइनाइट और ये होगा 0 से टोटल एरिया। अब एक टोटल एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम कर देंगे यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। cos 0 कितना होगा 1, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो, फाई नेट माइनस 0 इज इक्वल टू ई बाहर इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखता भी नहीं ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो सुनो मैं बताता हूं कैसे। इसको नहीं भी लिखूंगा तो डी ए कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब भाई टोटल डी ए कितना होगा, डी ए 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 को प्लस करने पर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा फ्लक्स नेट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू निकाल दो इस पॉइंट पर, सर ई की वैल्यू होती है फ्लक्स इज इक्वल टू ई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से सर 4 पाई कैंसिल, बचा कितना, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे बाप रे, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा आगे बढ़ गया हो तो उसको कुछ समझ में आ गया होगा। अभी नहीं बोलूंगा उसका नाम। यहीं से शुरुआत हुई गॉस लॉ की, यहीं से शुरुआत हुई गॉस लॉ की। गॉस ने एक नियम दिया था कि भाई छोड़ दो ये शेप। अभी बताएंगे इसके अगले लेक्चर में, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे गॉस लॉ। ये एक्चुअली प्रूफ भी है गॉस लॉ का, ठीक है। तो गॉस ने एक नियम दिया कि छोड़ दो शेप साइज सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे डरना नहीं, सब छोड़ दो शेप और साइज। अगर कोई चार्ज इनसाइड किसी क्लोज्ड सरफेस में बैठा है तो जो नेट फ्लक्स उस पर्टिकुलर सरफेस से जो निकल रहा होगा टोटल, वो निकल रहा होगा क्यू जो अंदर बैठा है इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना अंदर मतलब मीडियम है उसके हिसाब से, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, हम तो मीडियम तो हमेशा एयर मान रहे हैं, तो फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स शेप साइज सब छोड़ दो। गॉस ने नियम दे दिया था। इसको सॉल्व करते करते हम जब बहुत, जैसे हम लोगों ने पता है आपको, जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी कि ये एक रॉड है, हमने पिछले लेक्चर में बहुत बात करी रॉड के कारण ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस पर कितनी होगी। तो भाई गॉस लॉ को यहाँ पर लगाने से ये आंसर एकदम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो गया। अरे हल्का सा सॉल्व हो गया, बिल्कुल धीरे से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। तो ये गॉस लॉ ने क्या बताया, गॉस लॉ ने बताया कि भाई जो नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड 3D में, किसी भी क्लोज 3D के अंदर अगर कोई चार्ज बाहर बैठा है तो हम नहीं कह सकते। चार्ज अगर अंदर बैठा है किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, 3D के अंदर, क्लोज्ड के अंदर, तो शेप और साइज छोड़ दो, जो नेट फ्लक्स उस पर्टिकुलर सरफेस से निकलेगा, उसके सरफेस से निकलेगा, वो कितना होगा, क्यू जो अंदर बैठा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्लीकेशंस हैं गॉस की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, ध्यान रखना। और फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम अपॉन जो इसका यूनिट होगा, बस ये निकाल। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो करूँगा यही एंड। लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।